आज की वीडियो में हम अपने भारत के संविधान का, हमारे भारत के संविधान का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें नागरिकता का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 5 यानी अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और अगर वीडियो थोड़ी लंबी भी होती है तो इसमें आपको बहुत से टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके, यानी नागरिकता से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, भारतीय नागरिकता। देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका जो भाग नंबर 2 है उसमें अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक हैं और इनमें भारतीय नागरिकता का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, और वो कौन कौन सी शर्त है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, पहली तो ये हो गई। दूसरी, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरी, यदि संविधान लागू होने से, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। यदि संविधान लागू होने से 5 साल, कम से कम 5 साल पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो, रह रहा हो। संविधान लागू, आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था। तो यहां पे जो तीसरी शर्त है, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से, यानी कम से कम 5 साल हो जाने चाहिए उसको, यानी 26 जनवरी 1950, यानी लगभग 1944-45 से वो भारत में निवास कर रहा हो। तो ये 3 शर्तें हैं, इनमें से यदि कोई एक शर्त भी पूरी की जाती है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अनुच्छेद 5 बिल्कुल सिंपल सा है। यह कहता है कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले से वह भारत में निवास कर रहा हो, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इस हिसाब से हम इस तरीके से जो आर्टिकल 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारत देश के संविधान का, उसको याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे भारत देश के जो संविधान का भाग 2 है उसका अनुच्छेद 6 और 7, इनको हम इकट्ठा याद कर सकते हैं। इनके लिए हमें, यानी हमारे भारत देश का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया है। जैसे आप सभी जानते हैं, जब हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए और पाकिस्तान से बहुत लोग हमारे भारत देश में आए। तो जो पाकिस्तान से हमारे भारत में आए उनको भी तो नागरिकता दी जाएगी। उसके बारे में जो बताया गया है वो बताया गया है अनुच्छेद 6 में। अब देखिए, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 6 में, और यहाँ पे आपको एक डेट याद रखनी है, और वो डेट क्या है? वो है 19 जुलाई 1948। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन परमिट व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसको हम समझते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, यदि वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद हमारे भारत देश में आता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण होने के लिए यहां पे एक कंडीशन रख दी गई कि उसको 6 महीने पहले रहना होगा। 6 महीने के बाद मिलेगी नागरिकता। मतलब यहां पे क्या कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहां पे 2 चीजें आपको याद रखनी है। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए तो उनको तो नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको नागरिकता कब दी जाएगी? 6 महीने के बाद। यानी नागरिकता जब उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके लिए जरूरी है कि वो पहले 6 महीने भारत में रहे, उसके बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 7। अब देखिए, अनुच्छेद 7 से रिलेटेड आपको एक तारीख याद रखनी है, वो है 1 मार्च 1947। और आप सभी जानते हैं हमारा भारत देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो ये जो अनुच्छेद 7 है हमारे संविधान का, ये भी इसी बारे में बताता है। देखिए, जब
15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले ही यह डिसाइड हो गया था कि दो देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लगा कि हमें पाकिस्तान में चले जाना चाहिए, वहां हम सही रहेंगे, तो वो पाकिस्तान में चले गए, वहां पे जाके वो बस गए। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब तो वहां पे जो लोग रह रहे थे, जो भारत से ही गए थे, तब उनको जाके उनको वहां पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनका वहां पे मन नहीं लगा, या उनको लगा कि हमें दोबारा भारत में ही चले जाना चाहिए, तो वो दोबारा भारत की तरफ आने लगे। तो उनके लिए क्या कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और अगर वो दोबारा भारत में आना चाहता है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन उसके लिए भी यही बात लागू रही कि जब वो पंजीकरण कराएगा तो पंजीकरण के लिए उसको 6 महीने पहले रहना होगा, 6 महीने के बाद उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, दोनों एक जैसे हैं। इनमें क्या है बताया गया है 6 और 7 में कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यहां पे जो 6 है उसमें तो 19 जुलाई 1948 आपको याद रखना है कि यदि इससे पहले कोई आ गया तो उसको तो डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशन रख दी गई कि आप पहले 6 महीने रहिए, उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और इसमें क्या बताया गया है कि जैसे इसमें तो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, लेकिन जो आर्टिकल 7 है वह कहता है कि बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उस समय भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका वहां पे मन नहीं लगा और वो दोबारा फिर भारत में आ गए, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उनके लिए भी यही 6 महीने वाली कंडीशन रख दी गई। फिर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 8। यह क्या कहता है, यह भी नागरिकता से ही संबंधित है। तो यह क्या कहता है कि यदि कोई भारत का व्यक्ति है और वो बाहर रह रहा है तो जो उसके बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। आर्टिकल 8 हमें क्या कहता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है कि यदि कोई जैसे भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है और जो उसके बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि उसके माता पिता भारतीय हो। मतलब कि अगर जैसे कोई बच्चा है वो बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है और अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसमें यहां पे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भारत की आजादी की लड़ाई दूसरे देशों से लड़ रहे थे। तो यदि जैसे वो उनको तो जन्म, जैसे अब जो बहुत से ऐसे लोग थे जो आजादी की लड़ाई बाहर के देशों से लड़ रहे थे तो उनको तो जैसे नागरिकता मिल जाएगी कि उनका जन्म भारत में हुआ है या फिर उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है। लेकिन यदि उनके बच्चे हैं जो कोई बाहर के देश में रह रहा है और अगर उसको वहां पे बच्चा हुआ है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी अगर उसके माता पिता भारतीय हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 5 बिल्कुल सिंपल है। अनुच्छेद 6 और 7 में जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 8 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो और अगर उसके जो बच्चे हैं उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी अगर उन जो बच्चे हुए उनमें से अगर माता पिता भारतीय हैं, यदि उनके माता पिता भारतीय हैं तो उन बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। फिर आर्टिकल जो 9 है हमारे भारत देश के संविधान का, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह क्या कहता है, यह आपको पता होना चाहिए। यह क्या कहता है कि यदि हमारे भारत देश का कोई व्यक्ति, यदि हमारे भारत देश का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता चली जाएगी। मतलब क्या है कि अगर हम बाहर के किसी देश की विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, हमारी जो भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि हमारे भारत देश का कोई जो नागरिक है और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसको भारत की जो नागरिकता है, इंडियन सिटीजनशिप जो उसकी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर जो आर्टिकल 10 है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या कहता है कि भारत का जो नागरिक है, हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी यदि वो कोई उल्टा काम ना करें। मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न किया
जाए। अब यहाँ पे अन्यथा कार्य का क्या मतलब है कि ऐसा कोई कार्य जो संसद ने गलत बताया हो, जो कानून के विपरीत हो, यानी कानून से जो अलग हो, जो कानून का विरोध करता हो। जैसे आप इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि नागरिकता कब खत्म होगी, यदि जैसे हमारे भारत देश का किसी के साथ युद्ध चल रहा हो और हमारे भारत देश का कोई नागरिक क्या बोले, उस देश के पक्ष में कोई बात बोले, या हमारे भारत देश की कोई जो इंफॉर्मेशन है किसी दूसरे देश को दे, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह कानून जो है ये सही भी है कि तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई भी गलत काम ना करें। लेकिन अगर आप कोई भी गलत काम, गैर कानूनी काम करेंगे, जैसे कोई ऐसा काम जो संसद ने गलत बताया हो, तो आपकी नागरिकता ले ली जाएगी। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यदि आप कोई भी देश विरोधी कार्य करेंगे तो जो आपकी नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई भी देश विरोधी काम नहीं कर रहे, आप ठीक ठाक हमारे भारत देश में रह रहे हैं, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। और जो आर्टिकल 11 है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नागरिकता से संबंधित जो कोई भी कानून है वो संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय। तो आर्टिकल 5 हमने पढ़ा दिया। आर्टिकल 6, 7, 8 ये तो क्या कहते हैं कि नागरिकता किस किस को मिलेगी। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी अगर आप कोई देश विरोधी कार्य ना करें, आप कोई उल्टा पुल्टा कार्य ना करें, तो आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है ये संसद को अधिकार देता है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है वो संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? वो बनाएगा गृह मंत्रालय। अब हम पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 है ये क्या कहता है कि भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? वो है सबसे पहला जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा वंश के आधार पर। मैं अभी इनको आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले एक बार लिख लूं, वंश के आधार पर। तीसरा पंजीकरण द्वारा। चौथा देशीयकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे नेचुरलाइजेशन, या इसको एक और बोलते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? एक मिनट, प्राकृतिक रूप से। और 5वां अर्जित भूमि। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। इसको हम लिखेंगे अक्षेत्र समाविष्टि द्वारा। अक्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या कहा गया है। अक्षेत्र समाविष्टि, हम इसको लिख सकते हैं जैसे अर्जित भूमि। सबसे पहले जन्म के आधार पर। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं, जब ये नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था तो यहां पे एक कमी थी जन्म के आधार पर। वो क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहा गया था कि यदि कोई भी है, अगर उसका जन्म हमारे भारत देश में हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये जो है इसमें यहां पे कुछ कमियां थी। किसी को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन यहां पे कुछ कमियां थी। तो फिर देखिए इसमें आराम आराम से सुधार किए गए और इस कमी में एक संशोधन किया गया। ये यहां पे कब किया गया? वो किया गया 1986 में। तो 1986 में क्या कहा गया कि आपको नागरिकता तभी मिलेगी यदि आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे सुधार किया गया कि आपको नागरिकता तभी मिल सकती है अगर माता पिता में से आपके कोई एक इंडियन होगा, भारत का नागरिक होगा, यानी किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। फिर इसमें एक और सुधार किया गया, और वो कब किया गया? 2003 में। वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि आपको, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। जैसे अब यहां पे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यदि आपकी माता भारत की नागरिक है और पिता के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वो गलत तरीके से, इलीगल तरीके से हमारे भारत देश में न रह रहा हो, मतलब कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए माता पिता में से, और जो दूसरा है, माता हो चाहे पिता, उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब वो गैर यानी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से भारत देश में निवास न कर रहा हो। तो ये हो गया जन्म के आधार पर। वंश के आधार पर हम सभी को, मुझे सभी को, आप में से बहुत से ज्यादा लोगों को वंश के आधार पर ही भारत की नागरिकता दी गई है। वंश के आधार पर नागरिकता का क्या मतलब है कि जैसे वंश के आधार पर नागरिकता का मतलब है कि यदि आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन यहां पे एक कमी थी। 1955 में यहां पे क्या कहा गया था? 1955 में कहा गया था, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि यदि आपके पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो आपको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन यहां पे वंश के आधार पर अगर यहां पे कहा गया है यदि आपके पिता का जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन यहां पे एक कमी है। आप खुद देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है वो कहता है, हमारे भारत देश में वो कहता है कि सभी समान है, लड़का लड़की किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा गया है कि यदि आपके पिता का जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो यहां पर भी सुधार किया गया, और सुधार किया गया 1992 में। उसमें कहा गया कि यदि आपके माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक हो, तो आपको भी वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर थर्ड है पंजीकरण द्वारा, मतलब पंजीकरण द्वारा भी आप हमारे भारत देश की नागरिकता हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी का भी पंजीकरण नहीं होता। यहाँ पे बहुत सी कंडीशंस रखी गई हैं, और वो कंडीशंस क्या है? जैसे कोई भारत का नागरिक है और जैसे कोई विदेशी नागरिक है, वो भारत के किसी नागरिक से विवाह कर ले, तो क्या विवाह, अगर कोई बाहर का है और हमारे भारत देश में आके किसी से विवाह कर ले तो क्या उसको डायरेक्ट नागरिकता दे दी जाएगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विवाह कीजिए और विवाह के बाद से अगर आप लगातार 7 वर्ष तक हमारे भारत देश में रह रहे हो तब आप एलिजिबल होंगे कि अब आप पंजीकरण करा सकते हैं कि हाँ, मैं पिछले 7 साल से भारत देश में रह रहा हूं और मैंने यहाँ पे विवाह किया हुआ है, या आप पिछले 7 साल से भारत में रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिए, आपको डायरेक्ट नागरिकता नहीं दी जाएगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे एलिजिबल का यहां पे मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाता हूं कि जैसे कोई एग्जाम है, जैसे अब यूपीएससी का एग्जाम है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप सबसे पहले ग्रेजुएट होने चाहिए। तो अब अगर कोई ग्रेजुएट हो गया तो क्या वो सभी के सभी यूपीएससी, यानी उन सभी को नौकरी दे दी जाएगी? जी नहीं, सबसे फिर आप वो यूपीएससी का पेपर क्लियर कीजिए। यानी ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यहां पे भी एलिजिबिलिटी क्या दी गई है कि जैसे आपको सबसे पहले 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल हैं, फिर आप पंजीकरण करा सकते हैं आप अपना, और फिर देखा जाएगा आपका ट्रैक रिकॉर्ड सारा का सारा चेक किया जाएगा कि आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, या आपको सही में 7 वर्ष हुए भी हैं या नहीं हुए हैं भारत में रहते हुए, फिर आपको नागरिकता दी जाएगी। और फिर है देशीयकरण, प्राकृतिक रूप से। इसका क्या मतलब है? इसमें भी एक सबसे पहले बात है कि इसमें क्या है देशीयकरण में, इसमें कहा गया है कि यदि आप हमारे भारत देश की किसी भी भाषा, जैसे हमारे भारत देश की जो भाषाएं हैं, जैसे जो 22 भाषाएं हैं, इनमें से किसी एक भाषा के अच्छे जानकार हैं, या फिर आपने हमारे भारत देश में आप पिछले कम से कम 11 साल से रह रहे हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। और वो क्या कहा गया है, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, और आप वो जो हमारे भारत देश की 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा के अच्छे जानकार होने चाहिए, या फिर आपकी विशेष सेवा होनी चाहिए, विज्ञान में होनी चाहिए, दर्शन में होनी चाहिए, कला में होनी चाहिए, विज्ञान, दर्शन, कला में आपकी विशेष सेवा, तो आप
को नागरिकता दे दी जाएगी। देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से है, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरलाइजेशन। अब इसको अगर हम समझें तो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे एज यानी ये भी रखा गया है कि जैसे यहाँ पे 7 वर्ष का समय रखा गया है, 7 साल का समय रखा गया है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ समय रखा गया है। और वो समय कितना है, वो है कम से कम आपको 10 साल पहले भारत में रहना होगा। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मतलब कोई गलत काम नहीं। जैसे आप पिछले 10 साल से भारत में रह रहे हैं और आप किसी भारतीय भाषा के, जैसे जो 22 भाषाएं हैं, जो संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनके अच्छे जानकार हैं उनमें से किसी एक भाषा के, आपका विशेष योगदान है विज्ञान में, दर्शन में, कला में, इनमें से किसी में भी आप कोई कंडीशन फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 साल कम से कम कि आपको अच्छी तरह से आप हमारे भारतीय संस्कृति में ढल गए हैं, तो आपको कम से कम 10 साल तो लगेंगे ही। ये यहाँ पे बताया गया है कि आपको इस तरह से भी नागरिकता मिल सकती है। और फिर है अक्षेत्र समाविष्टि द्वारा या अर्जित भूमि। ये इसका क्या मतलब है? अब जैसे क्या कहा गया है कि जैसे अगर हम किसी भी दूसरे देश को अपने देश में मिलाते हैं, किसी भी दूसरे देश की भूमि को अपने देश में मिलाते हैं, तो वहां के जो नागरिक होंगे वो भी हमारे भारत देश के नागरिक माने जाएंगे। उदाहरण के तौर पे सिक्किम, जैसे जब सिक्किम भारत में मिला तो वहां के जो नागरिक थे उनको भी तो नागरिकता दे दी गई। तो ये यहाँ पे 5वां तरीका बताया गया है। तो मैंने आपको इन 5 को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अब देखिए, ये तो है आप नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है उसके बारे में भी बताया गया है। वो भी हमें पढ़ना है, नागरिकता समाप्त कैसे होगी। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया कि आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, उसमें समाप्ति के बारे में भी बताया गया है। अब तक हमने पढ़ा कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें यह भी बताया गया है कि नागरिकता की जो समाप्ति है वो कैसे होगी, मतलब आप नागरिकता कैसे लेंगे, ये हमने अभी तक वीडियो में पढ़ा। अब आपकी नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, तो इसके भी यहां पे भी 3 बताई गई हैं बातें। और वो 3 क्या क्या है? सबसे पहली, स्वेच्छा से त्याग। यदि कोई भारत का नागरिक जिसको भारत की नागरिकता प्राप्त है वो अपनी मर्जी से भारत देश की नागरिकता को त्याग देता है, स्वेच्छा से त्याग करता है, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, बर्खास्त। ये हमने आर्टिकल 9 में भी पढ़ा था। बर्खास्त का क्या मतलब है कि जैसे अगर कोई हमारे भारत देश का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी जो भारत देश की नागरिकता है वह स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत देश की नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित। वंचित, इसमें भी आपकी नागरिकता, आपको आपकी नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है और इस पे कानून कौन बनाएगी? वो बनाएगी संसद। वो हमने कब पढ़ा था? आर्टिकल 11 में मैंने आपको बताया था कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून है वो संसद बना सकती है। और संसद के कौन सा मंत्रालय के अंडर ये काम आता है? ये आता है नागरिकता का काम गृह मंत्रालय के अंडर। तो आपको नागरिकता से वंचित कब किया जा सकता है? वंचित किया जाएगा आपको नागरिकता से। देखिए, हमने आर्टिकल 10 में पढ़ा था कि आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी यदि आप कोई अन्यथा कार्य ना करें, मतलब कोई देश विरोधी कार्य ना करें। लेकिन अगर आप कोई भी देश विरोधी कार्य करें, जैसे हमारे भारत देश का अगर किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप उस दूसरे देश के फेवर में बोलते हैं, तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। यदि आप संविधान का अनादर करते हैं, संविधान का आदर नहीं करते, तो भी आपको हमारे भारत देश की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या फिर इसके और भी कई तरीके हैं। और वो तरीके क्या क्या हैं कि कब आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा? देखिए, जैसे हमने पढ़ा था कि जो पंजीकरण द्वारा नागरिकता है उसके लिए बताया गया है कि आपको कम से कम 7 साल तक यहाँ पे रहना होगा। लेकिन अगर आपने जैसे कोई फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं पिछले 7 साल से रह रहा हूँ, लेकिन पाया गया जांच में कि वो 7 साल वाला सर्टिफिकेट जो आपने दिया है वो झूठा है, तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 5 है वो हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान जब लागू हुआ था भारत देश का 26 जनवरी 1950, तो उससे 5 साल पहले से वो हमारे भारत देश में रह रहा हो, तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत देश में आया है तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया
तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसको भारत में रहना होगा। परमिट व्यवस्था इस दिन लागू कर दी गई थी और भारत में रहने के 6 महीने के बाद पंजीकरण करा के, यानी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा के भारत का नागरिक बन सकता है, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और कब गया, 1 मार्च 1947 के बाद, और फिर वो दोबारा फिर वहां से वापिस आ जाए तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन वहां पे भी उसको पंजीकरण कराना होगा और आवश्यक है कि वो 6 महीने का निवास करे और फिर उसको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। अब ये जो आर्टिकल 7 है, यहां पे मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। असल में आप सभी समझ गए होंगे उस बात को कि वो 1 मार्च 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन यदि वो वापस आ जाता है 26 जनवरी 1950 से पहले, तो उसको नागरिकता के बारे में आर्टिकल 7 में कहा गया है। लेकिन यदि 1950 के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था, यदि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद कोई पाकिस्तान से भारत में आता है, तो जो उसकी नागरिकता का जो समाधान है, नागरिकता संबंधी जो प्रश्न का समाधान है, वो कब किया जाएगा, वो कैसे किया जाएगा, वो किया जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 क्या है, यदि हमारे भारत देश का कोई नागरिक है, उसके बच्चे किसी दूसरे देश में पैदा हुए हैं, और जो भारत के देश का नागरिक, ये बात मैं बता चुका हूं, मतलब उन बच्चों का यदि माता पिता भारतीय हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है आपकी भारत देश की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई आप गलत काम ना करें, अन्यथा काम ना करें। अन्यथा काम का मतलब जो संसद ने गलत बताया हो, गैर कानूनी बताया हो, और गैर कानूनी का यहाँ पे मेन मतलब आप क्या समझिए, यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा, छीन ली जाएगी आपकी नागरिकता। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून है वो संसद बना सकती है। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।